अभी मेरे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता महमूद प्रता साहब हैं। जानते हैं कि आखिर आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था, इसके पीछे की वजह क्या है उसके लिए। आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर रखी थी, क्या वजह थी बताइए। देखिए, अमरोहा का केस आप सब लोगों को याद होगा, जो सितंबर पिछली बार पे एक छोटे बच्चे को एक प्रिंसिपल ने बहुत गंदे गंदे झूठे इल्ज़ाम लगा के स्कूल से निकालने की कोशिश की थी। तो उसकी मदर जो है वो जाके किस प्रकार से अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए प्रिंसिपल से बहस कर रही थी। उस समय ये मुद्दा बहुत हाईलाइट हुआ, ये हमारे पास आया तो हमने इसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस डाला और उस बच्चे का और उसके दोनों जो भाई बहन थे उसका एडमिशन इलाहाबाद हाई कोर्ट के ज़रिए से उससे भी बेटर स्कूल में हो गया। तो उसका ऐलान करने के लिए हमने आज बताया था कि हम जो भी मुद्दा उठाते हैं उसको उसके अंजाम तक लेके जाते हैं। और जो हमारे वीकर सेक्शंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो मनुवादी मानसिकता है, आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, हमारे पर इतने ज़्यादा जुल्म करते रहते हैं कि एक जुल्म के बाद दूसरा, तीसरा, पांचवा, तो पहला जुल्म लोग भूल ही जाते हैं और अगले जुल्म की तरफ चले जाते हैं। तो ये आरएसएस और बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। तो इसीलिए हम जो भी मुद्दा हमारे पास आता है उसको हम उसके अंजाम तक पहुंचाते हैं। अभी हमने एडमिशन दिलवाया है, तो अब इसके आगे हम जो है अमरोहा की बहादुर आवाम को ये वादा भी करते हैं और यूपी की बहादुर आवाम को भी कि अब किसी भी उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी बच्चे के साथ ऐसा नहीं होगा। इतना तो कम से कम अब समझ में आ गया होगा प्रशासनिक अधिकारियों को भी और आरएसएस और बीजेपी के कार्डर्स को भी कि ये गैरकानूनी काम करेंगे तो अच्छी बात नहीं होगी। अभी हम इस परिवार को भी दुनिया के सामने दिखाना चाहते थे, लेकिन हमने कानून के हिसाब से उनका मुंह ढक के दिखाया कि इस प्रकार से आपको लड़ने वाला बनना पड़ेगा। संविधान पे भरोसा रखो, संविधान के अंदर इतनी ताकत है कि भले ही आपके जो नेता हैं, जो आपके जो एरिया में सोशल लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो भी अगर डर के आपका साथ ना दें, तब भी संविधान आपकी रक्षा करने के लिए कोई ना कोई ज़रूर आएगा आपकी मदद करने के लिए। बाबा साहब के संविधान पे भरोसा रखो। इस्लामोफोबिया को लेकर इस प्रकार से देश के अलग अलग हिस्सों में आए दिन घटनाएं देखने को मिल रही है। किसी को हिजाब के नाम पर बैन कर दिया जाता है, किसी प्रीमिसेस में या स्कूल्स में या कहीं पब्लिक प्लेस पर, कॉलेज के अंदर होता। अब आवाज़ें उठने लगी है महाराष्ट्र के अंदर भी। हो सकता है कि दोबारा से इम्पोज कर दिया जाए वहाँ पर, जिस प्रकार से पहले आपके कर्नाटका के अंदर था, फिर उसको विड्रॉ किया गया। जिस प्रकार से इस्लामोफोबिया को लेकर के देश के अंदर माहौल चल रहा है, तो इससे लेकर आप क्या कहेंगे? ये तो आपका पहला कदम था। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आप तक नहीं पहुँचे हैं, उसे इंसाफ कैसे मिलेगा? नहीं, मेरे तक पहुंचने से नहीं होगा, और कितने लोग हमारे तक पहुंचेंगे और कितने लोगों की हम मदद भी कर पाएंगे, ये बात आपकी बिल्कुल मुनासिब और दुरुस्त है। लेकिन इसकी बुनियाद और वजह क्या है? आवाम जो है वो, जैसे ये जो मदर थी, तब तक तो मैं इन्हें जानता नहीं था ना, या नहीं मुझे जानती थी। ये तो वहाँ अपने बच्चे की हिफाजत करने के लिए इन्होंने अपनी रीढ़ की हड्डी दिखाई, लड़ी तो जीतेंगी भी। अगर लड़ाई होगी, अगर जद्दोजहद होगी तो जीतने का भी पॉसिबिलिटी बनेगी। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है, जितने भी स्लीपर सेल्स हैं, अब आप सोचते होंगे स्लीपर सेल क्या है? जो आरएसएस और बीजेपी के एजेंट्स, जो मनुवादी मानसिकता के लोग, दलाल हैं, जो हमारे अपने ही समाज में बहुत सारे हैं, सोशल लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं। मैंने तो अमरोहा की बहादुर इतनी आवाम है, उसका एक मिसाल है ये। अब वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप कैसी है? वो आंसू बहाती है, गाली खा के रोते हैं। वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप ऐसी है। तो ऐसे लोगों को लीडर होना चाहिए, इसलिए आज हमने दिखाया। अमरोहा में बहादुर आवाम है, लेकिन जो बुज़दिल हैं वो हाथ जोड़ के, पैर पकड़ के बीजेपी के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, रोने लगते हैं। तो ये है। मैं एक अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर इन सारे लोगों को, जो बुज़दिल हैं, जो आरएसएस के साथ मिल चुके हैं, जितनी हमारी तंजीमें हैं बड़ी बड़ी, जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लामी, ये जितने भी हैं, ये पर्सनल लॉ बोर्ड, बुज़दिल नहीं, ये तो बुज़दिल तो हैं ही, और बुज़दिली की वजह से ये आरएसएस के एजेंट हो गए। ये आरएसएस के इशारे पे काम करते हैं, वरना हम तो अकेला ऑफिस है ना। ये काम किसी जमीयत ने क्यों नहीं किया? हज़ारों करोड़ रुपए तो इकट्ठा करते हैं वो तो आवाज़ उठाते हैं। जितने भी इस्लामिक संगठन देश के अंदर है, आवाज़ उठाते हैं, उठाते ही रहते हैं। आवाज़ उठाने से क्या होता है? इस तरह के आप रिजल्ट कहना ठीक नहीं। बुज़दिल नहीं कह रहा मैं उन्हें, मैं आरएसएस का एजेंट कह रहा हूँ। बुज़दिली की वजह से आरएसएस के एजेंट में, वो तो आरएसएस के अब कार्डर्स ही हैं ना, एक तरह से उन्हीं के वर्कर्स हैं।
बुज़दिल उनके वर्कर्स। उनके वर्कर, आरएसएस के वर्कर हैं, जैसे हमारे अरशद मदनी, महमूद मदनी, ओवैसी साहब, ये सब आरएसएस के ही तो वर्कर हैं। इसमें कोई एविडेंस नहीं है आपके पास में, ऐसे बोल देते हैं, एलिगेशन लगा देते हैं। कैसा कौन सा एविडेंस नहीं है मेरे पास? आप जो बोल रहे हैं कि वर्कर्स हैं, हार मतलब मेरे पास कौन सा एविडेंस नहीं है? बताओ आप, किसका एविडेंस है? किसी पे दिखा दीजिए हमें। किसका दिखाऊं, बताओ आप। जमात जो इस्लामिया बोल रहे थे, आप बोल रहे हैं, बाकी इस्लामिक संगठन जो हैं उनके किसका एविडेंस? अब ये कह रहे हैं कि आरएसएस के जो एविडेंस चाहिए, वही कुछ तो प्रूफ करना पड़ेगा ना आपको। आप एलिगेशन लगाने से क्या होगा? एक एलिगेशन लगाने से ये होता है कि ओवैसी साहब हैं, हैदराबाद में 2200 एकड़ लैंड है वक्फ की, ठीक, 1700 एकड़ आप उसकी वेबसाइट पे जाके देखो, एनक्रोच्ड है। पिछले 20-25 साल से तो इनका एक छत्र अधिकार है ना वक्फ बोर्ड पे। उसके खिलाफ आज तक कोई ईडी का मुकदमा हुआ, कोई सीबीआई का मुकदमा हुआ? ओवैसी साहब को ये Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है ना, क्यों? अमित शाह जी उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित है या उनके अपने आदमी है इसलिए उनकी सुरक्षा? मुसलमान का एक तबका उन्हें अपना लीडर मान चुका है, तो उनकी रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। जिन्ना को एक तब लीडर नहीं माना था लोगों ने, उस वक्त जिन्ना मिली भी होगी दलाल था, ये भी दलाल हैं। फर्क क्या है दोनों में? बैरिस्टर तो दोनों ही हैं। ये तो गलत है। क्यों? सर, आप फिर लौट के आएंगे दिल्ली चुनाव के अंदर। सब जगह हम तो सब है ना? देखिए, लॉजिक सबसे बड़ा सबूत होता है। आप मुझे ये बताओ, टेलीविजन पे मोदी जी एक तरफ और ओवैसी साहब एक तरफ, बीच में कुछ है ही नहीं, दोनों को हाईलाइट कर रहे हैं और हम सब लोग पागल हैं। सर बैरिस्टर है, लॉ की बात करते हैं। मैं कह तो रहा हूँ बैरिस्टर अभी करते, आप जिस तरह से बातें रख रहे हैं तो कानून के दायरे में रख रहे हैं आप। मैं तो आपको पता है कि आपके अगेंस्ट कोई जाएगा तो उस पर आप कहने के हथौड़ा चला देंगे। मैं बैरिस्टर नहीं हूँ। अब मैं बैरिस्टर साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उन्हीं बैरिस्टर साहब से नहीं, मुझे बैरिस्टर की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैं अभी भी कड़कड़डुमा भी जाता हूँ। ये दंगों के लिए तो उन्हें बड़ी चिंता है ना, बहुत ज़्यादा परेशान है। ओवैसी जी तो नहीं है। कितने केसों में उन्होंने हमारी मदद की, चलिए यही बता दीजिए। और हमें ज़रूरत है, हमसे बड़े वकील हैं ना, वो आए इसमें केसेस में। आपने कभी उनसे हेल्प मांगी है? 50 बार आपके माध्यम से ही मान चुका हूँ। माध्यम छोड़िए, आप मेरे तो दोस्त हैं वो, मेरे तो दोस्त रहे हैं ना वो। मैं तो कितनी बार कहा कि आप कुछ मैदान में आके, एलिगेशन आप लगा रहे हैं दोस्ती के नाते लगा रहे हैं या फिर मतलब दोस्त? अब मेरे दोस्त हैं तो मैं उनको आरएसएस के एजेंट है तो एजेंट ना बताऊं? ये काम मैं नहीं कर पा। अब देखिए, मुसलमानों में भी कुछ ऐसा मतलब जो परसेंटेज है उनके अंदर ऐसा जो मतलब बातें चल रही है कि वो एजेंट है इसका, बीजेपी का, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। अरे उनकी पार्टी है, उनको अधिकार है चुनाव लड़ने का, लड़ रहे हैं, अपने प्रेजेंस दिखा रहे हैं, लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। पहले तो आप ये बताओ कि आरएसएस का एजेंट होना कोई बुरी बात है क्या? उसकी बात हमने, आरएसएस तो देश का सबसे बड़ा संगठन है। मैं तो खुद कह रहा हूँ ना, तो उनको बुरी क्यों लगती है बात? क्योंकि उनकी दुनिया लुट जाएगी ना अगर सच्चाई सामने आ जाए तो, इसलिए। सर राजनीति तो बेचारे पर ही होता है ना। मैं वही तो मैं कह रहा हूँ। आप जिस तरह से आप हाईलाइट कर रहे हैं कांग्रेस के अंदर स्लीपर सेल से, तो वैचारिक पार्टी है, वैचार से चलता है पार्टी, चलती पार्टी। मैं सबूत देता हूँ ना। मैं अभी ओवैसी साहब के सबूत गिनवाना शुरू किए थे, आपने मुझे रोक लिया बीच में। तो एक तो उन्होंने दंगों में कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? कौन नहीं किया? मैं वही पूछ रहा हूँ ना, क्या किया उन्होंने? मैं तो सबसे ज़्यादा केसेस तो मैं कर रहा हूँ ना, सबसे ज़्यादा लोगों को बरी मैंने कराया। मेरा सिर्फ एक तस्लीम छोड़ के सब लोगों की ज़मानत हो गई और मैंने किसी से एक पैसा नहीं लिया। ठीक, अब आप किसी और जमात के बारे में ये कहलवा के बता दो मुझे आप। सबसे ज़्यादा केसेस मैंने किए, सारी जमातों को मिला लो आप तब, ओवैसी साहब को मिला लो आप तब, मैंने किसी से एक पैसा नहीं लिया। सबसे ज़्यादा रिलीफ मैंने दिलवाए। तो अब मेरा हक बनता है नहीं बनता कि ये कहना कि ओवैसी साहब आप इतने बड़े बड़े मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, आपने इतने लाखों करोड़ रुपए कमा लिए, कुछ तो मदद कर दो मुझे। मैं हाथ जोड़ के तो मैं भीख मांग रहा हूँ उनसे। चलिए आ जाए ना सुप्रीम कोर्ट में। अगर वो देखिए मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मैं एक टाइम पे 3 अदालतों में कैसे पेश हूँ। मुझे ज़रूरत है अच्छे काबिल वकीलों की जो मेरी मदद कर सकें। कभी मैं सुप्रीम कोर्ट में फंसा हूँ तो हाई कोर्ट में बहस कर सकें। कभी मैं हाई कोर्ट में फंस गया हूँ, एक ही टाइम पे इतने सारे केसेस हैं, एक टाइम पे 3 4 केसेस आए हुए होते हैं, तो उसमें मुझे हक नहीं है बोलने का। वो कभी नहीं करेंगे ये काम, क्योंकि उन्हें सिर्फ हाईलाइट करना है, बताना है दुनिया को कि आरएसएस और बीजेपी मुसलमानों का ये बेड़ा गर्क कर रही है। ये वो एक तरीके से पब्लिसिटी कर रहे हैं। ये पब्लिसिटी अब अगर जिस दिन वो आके मेरे साथ खड़े होके मेरी मदद करेंगे अदालतों में, मैं अपने आप को करेक्ट करूंगा। तो मांग के देखिए, मैं तो आपके थ्रू ही मांग रहा हूँ। मुझसे हमारे थ्रू क्यों मांग रहे हैं आप? कैसे मांगू? आप लीगली जाइए, जो प्रोसेस होता है आप लोगों का मैं उनसे कैसे मांगू? अगर नहीं आते हैं तो फिर दोबारा हमें बुलाइए, हम लोग आराम से। मैं तो अभी आज कह रहा हूँ, मतलब ये कोई मेरी बर्थडे पार्टी में बुला रहा हूँ मैं बर्थडे पार्टी में तो बुला नहीं रहा हूँ उन्हें। तो आपका ये क्लिप हम ना उनको भेजेंगे, ठीक है? अब देखते हैं अगर वो इस बारे में बोल भी दें। अब जाइए उनके जो दिल्ली के प्रेसिडेंट, उनको दुनिया में सबसे अच्छा आदमी कौन मिला, उन प्रेसिडेंट साहब से ये पूछ लीजिए जाके। ठीक,
और किसी की ये हिम्मत उनसे पूछने की नहीं होती कि प्राचा साहब ये बोल रहे हैं तो उसका जवाब क्या आएगा। अब उनसे सिर्फ ये पूछ लीजिए जाके कि क्या उन्होंने इन दंगों में पुलिस को कोई अपनी स्टेटमेंट्स दिए हैं या नहीं दिए हैं, ये पूछ लीजिए जाके उनसे। इन मजलूमों को जेल भिजवाने के लिए उनकी पार्टी के कितने लोगों ने पुलिस को स्टेटमेंट दिए हैं, कितने पुलिस के गवाह हैं, ये पूछ लीजिए। ये शुएब जमाई जी से जाके पूछ लीजिए। सर राजनीतिक पार्टियां हैं, वक्त पड़ने पड़े वो लोग निकलते हैं, सबको पता है, इतिहास गवाह है। राजनीति की बात नहीं कर रहा। दिल्ली दंगों में क्या वो पुलिस, दिल्ली दंगों में क्या वो मजलूमों को झूठा फंसाने के लिए पुलिस के साथ मिले हैं नहीं मिले हैं, गवाही दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, ये पूछ लीजिए ना। एक वो हैं और एक वो जो जमीयत उलमा हिंद के वो थे, उवैस साहब थे ना, उनका तो पूरा ये सोशल मीडिया पे आ ही गया कि वो तो गवाह हैं। ये उमर खालिद वगैरह के खिलाफ गवाह हैं। ये शुएब जमाई जी से पूछ लीजिए जाके कि वो गवाह हैं या नहीं है, ये तो पूछ लीजिए कम से कम। और उसी आदमी को चुन के अगर बनाया गया है तो तब मेरी बात में दम है या नहीं है? बिल्कुल है। तो आप पहले यही करते हैं, शुएब जमाई जी से जाके ये पूछिए कि क्या आप दिल्ली दंगों में पुलिस की तरफ से गवाह हैं या नहीं। इन मजलूमों के खिलाफ झूठी गवाही देने के लिए ये पूछ लीजिए। मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा, चूँकि अगर हम डिस्कस करने बैठेंगे, बातें करने बैठेंगे तो कई सारे एग्जांपल्स हैं। दूसरा सवाल ये है कि ओवैसी जी, मेरी बर्थडे पार्टी नहीं है, इतने सारे केसेस हैं, मेरे ऊपर बहुत दबाव है, मैं चाहता हूँ वो एक मुझसे भी अच्छे वकील हैं, आके कुछ केसेस में वो भी बहस करें ना। मैं खुद उन्हें केस प्रिपेयर करके दूंगा, उनको ब्रीफ मैं करूँगा खड़े होकर साथ में। दुनिया देखे ना कि कितना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं वो दुनिया के साथ। ये मजलूमों की आंसू बहाना उनके लिए और करना कुछ नहीं। देखे ना, दुनिया को देखना चाहिए ना। और ये आके आरएसएस और बीजेपी के एजेंट बन के उनसे पैसे लेके या जो भी सेटिंग करके पूरा देश खराब करते रहेंगे, मुसलमानों को बदनाम करते रहेंगे और हम लोग हमेशा बर्दाश्त करते रहेंगे। ऐसा एलिगेशन है सर, एलिगेशन नहीं है। बाकी आपसे एक अगर मुझे झूठा साबित करने के लिए, जैसे मैं राजीव कुमार जी को कहता हूँ वीडियोग्राफी दे दो, वो नहीं देते तो मैं सच्चा साबित होता हूँ। अब ओवैसी साहब आ जाएंगे। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ, मेरा भी करा लें लाई डिटेक्टिंग टेस्ट और उनका भी करा लें। मैं वॉलंटियर करता हूँ, वो करेंगे कि वो आरएसएस के एजेंट हैं या नहीं है, अमित शाह जी से मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। आप मुझे ये बताइए कि अतीक अहमद थे, उनके बेटे ने एआईएम ज्वाइन की। मिलने से क्या होता है? मतलब सोनिया गांधी जी की बर्थडे में सभी लोग मिलते, क्या मतलब सभी लोग मतलब बीजेपी के आरएसएस के हो गए? सोनिया गांधी जी के बर्थडे में मिलना दोष नहीं है। अतीक अहमद साहब पॉलिटिकल पार्टी, वो ओवैसी साहब जाके उनसे गुजरात की जेल में मिलते हैं। बड़ा आसान काम है, आप मिल सकते हैं जाके। कौन फैसिलिटेट करता है? गुजरात गवर्नमेंट। मिलते हैं और उनको अभी यहाँ पे देख लीजिए ना, इनमें मुस्तफाबाद के चुनाव में और ओखला के चुनाव में पुलिस ने अगर और चुनाव आयोग ने सबसे ज़्यादा किसी को अगर मदद की है, हर परमिशन देने में, हर उनकी रैली और जलसे की परमिशन देने में सबसे ज़्यादा जलसे और जलूस सबसे ज़्यादा इनके निकलते हैं, एआईएम के। और क्यों? मतलब इतनी ज़्यादा, इतना तो कांग्रेस और जो आम आदमी पार्टी है उनके कार्यकर्ताओं की तो एकदम से पूरी नकेल कस रखी थी। उसने मांगी नहीं होगी हेल्प तो इसलिए किया नहीं होगा। मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा, देखिए अच्छा, बातें बहुत मैं अमित शाह जी से मांग रहा हूँ कि जो मेरे ऑफिस में रेड हुई है ना, मैंने कोर्ट से भी ऑर्डर करा रखा, मेरी वीडियोग्राफी दे दें, ओवैसी जी दिलवा दें उनसे मेरे ऑफिस की रेड की। ओवैसी जी क्यों चाहिए? मैं दुनिया को दिखाऊंगा ना कि वो जो पुलिस के ऑफिसर्स थे खुद बता रहे थे कि अमित शाह जी ने भेजा है। मैं लीगली आप जाइए तो आपको शायद मिल जाए। हमने ले लिया ना ऑर्डर, लीगली के बाद कानून चेंज हो जाता है। हमने हरियाणा हाई कोर्ट से ऑर्डर कराए ना ईवीएम की जो वीडियोग्राफी लेने के, कानून चेंज हो जाता है हमारा। ये है असली बात। ओवैसी साहब कहीं रैली करने जाएं यूपी में, देखिए कैसी उनकी पूरी तैयारी होगी, बसेस भी लग जाएंगी, सब लग जाएगी, उनकी परमिशन मिल जाएगी। मतलब आपने, अगर मैं जाऊंगा, आप लोगों ने प्रूफ कर दिया है कि वो बी टीम है ना? यही कहना चाहते हैं मैं बिल्कुल, ये 100% झूठ बात है कि वो बी टीम है, बिल्कुल झूठ बात। अच्छा, मेरा आपसे असर ये 100% सही बात ये है कि आरएसएस ने बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज बना रखी हैं। ओवैसी साहब की पार्टी एक आरएसएस की पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे बीजेपी है वैसे वो एक है। बी टीम ए टीम कुछ नहीं होता। ठीक है, ये आपका परसेप्शन है, आपका मानना है। मेरा मानना है। मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा कि जिस प्रकार से देश के अंदर इस्लामोफोबिया को लेकर के जो घटनाएं घटित हो रही है, उसे लेकर देश में कानून क्या है, बता दीजिए, 2-3 लाइन बता दीजिए। कानून का मसला नहीं है ये कॉन्सेप्ट होता है हाईजैकिंग द ऑपोजिशन। मैं आपको जड़ बता रहा हूँ कि जैसे जिस दिन हमारे ये जो टॉप पॉलिटिकल लीडर्स हैं, हमारे जो ये टॉप सोशल और रिलीजियस लीडर्स हैं, ये सब आरएसएस के साथ मिले हुए हैं। जिस दिन आवाम जो है इनको हटा के दूसरे अपने अच्छे लीडर्स ले आएगी, ये सब इस्लामोफोबिया वगैरह सब खत्म हो जाएगा।
जब तक ये नहीं होगा हम लोग इसी तरह बात करते रहेंगे। इतने दिन तक और लोगों की बात मारी है, कभी तो लोग मेरी भी बात मानेंगे। मेरा तो सिंपल फार्मूला है ना, इन लोगों को हटा के दूसरे लोग बना दो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अब मैंने एक और सलाह दी थी ओवैसी साहब को, आपके माध्यम से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ये वो बड़े संविधान की बातें करते हैं। ये जो AIMIM का जो लास्ट वर्ड है ना, मुस्लिमीन, उसकी जगह मजलूमीन कर दें। ये मैं उन्हें कितने साल से सलाह दे रहा हूँ, नहीं करेंगे, क्योंकि मुस्लिमीन ही रखना है और गाली देनी है मोदी जी को। उनके दादा ने, पिताजी ने, दादाजी और पिताजी के बारे में मुझे सब पता है। वो मैं मुझसे पार्टी एस्टैब्लिश किया था। मैं कह तो रहा हूँ, मुझे सब पता है, कब से ही RSS के साथ है, मुझे सब पता है। अच्छा। तो जिस दिन हमारे आमने सामने किसी दिन उनमें जरूरत आएगी, वो मुझसे बैठ के डिबेट करें, तो उस दिन सब समझ में आ जाएगा। मैं उस दिन सबूत दूंगा सारे, जो भी ये हमारे टॉप मौलाना आए तो सही मेरे सामने तथ्यों की बात करने के लिए। नहीं तो लाई डिटेक्टिंग टेस्ट का तो तथ्य है ही, वो भी करा लें, मैं भी करा लेता हूँ। मेरा अभी भी सच आएगा कि मेरे पास सबूत हैं, उनका एकदम नेगेटिव आएगा कि वो RSS के साथ मिले हुए या नहीं मिले हुए, देख लीजिए, आप करा लें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। नार्को एनालिसिस करा लें। चलिए बाकी से लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक पहुंच पाए। आप देख रहे थे वी आवर्स न्यूज़ और मैं हूं इमरान। नमस्कार, शब बखैर।